अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 9th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है डीसी मोटर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज के लेक्चर पे एक नज़र कि आज हमने जिन एरियाज़ को कवर करना है, सबसे पहली चीज़ जो हम अंडरस्टैंड करेंगे वो डीसी मोटर का इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन को हमने देखना है, दैन इसकी वर्किंग और लास्ट में द स्टडी आउटपुट। इंट्रोडक्शन। अब देखें, इससे प्रीवियस दो टॉपिक्स में हम दो मशीन्स को पढ़ चुके हैं, एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। तो यहाँ पे अब आज हम स्टार्ट करने लगे हैं डीसी मोटर। तो इसका नाम ही बता रहा है कि ये डायरेक्ट करंट पे चलने वाली कोई मशीन है। और ये मशीन क्या करेगी या डिवाइस क्या करेगी, तो एक सिंपल सी बात आपको बता दूं कि ये डिवाइस जनरेटर का रिवर्स है प्रोसेस। अब जनरेटर हमारे पास कौन सी डिवाइस थी? जनरेटर एक ऐसी डिवाइस थी जो कि इनपुट में हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी ले रही थी और आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही थी। या अगर मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करते तो इनपुट उसकी थी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और आउटपुट थी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे मोटर जनरेटर का रिवर्स है, तो यहाँ पे इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी और आउटपुट में हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो डीसी मोटर या मोटर की अगर हम बात करें, अ मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल डिवाइस की जब बात कर ली तो फिर एसी और डीसी दोनों तरह की मोटर्स मौजूद हैं। हमारे जो आम तौर पे जो यूज़ हो रही घरों में, मतलब सीलिंग फ़ैन की बात करें तो ये मोटर की एग्जांपल है, पानी वाली मोटर है हमारे पास। और तो ये जो मोटर्स हैं ये सारी एसी मोटर्स हैं। डीसी मोटर्स भी यूज़ की जाती हैं, जिस तरह के जो क्लॉक है इसमें जो मोटर यूज़ की जाती है ये डीसी मोटर है। फिर टॉय कार में जो मोटर होती है वो भी डीसी मोटर होती है। तो फ़र्क उसका ये है जी, एसी का एसी इनपुट है या डीसी इनपुट है। आउटपुट हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी आएगी और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आउटपुट होगी। ये मोटर की आप डायग्राम भी यहाँ पे देख लें तो ये एक यहाँ पे जो दूसरी डायग्राम है ये इंटरनली हमें थोड़ा सा इसका बता रही है स्केच, और दूसरी डायग्राम जो है वो सिंपल है हमारे पास। और जैसा कि मैंने इससे प्रीवियस बात की तो यूजेज इनके कहाँ पे है जी? मोटर्स यूज़ होते हैं जी इंडस्ट्रियल फैंस में, ब्लोअर्स में, पंप में, डिस्क ड्राइव्स, शिप प्रोपल्शन, टॉयज़, ये बहुत जगह जहाँ पे भी आपको मूवमेंट नज़र आ रही है, आपको रोटेशन नज़र आ रही है, इनपुट में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और आउटपुट में ये चीज़ें अगर आ रही हैं तो आप समझ जाएं कि वहाँ पे मोटर ही जो है वो लगाई गई है और मोटर ही हमें आउटपुट दे रही है। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन इसकी बिल्कुल डीसी जनरेटर वाली होगी। सिर्फ एक दो चीज़ों का हमने इसमें करना है फ़र्क, और वो क्या चीज़ है जी हमारे पास? पहली बात तो ये कॉइल ऑफ कंडक्टिंग वायर, ये हमें रिक्वायर्ड होगी जिसने घूमना है। परमानेंट मैग्नेट भी यूज़ किए जा सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज़ किया जा सकता है। वैसे डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों का जो मेजर फ़र्क है वो इसी बेस पे है कि जनरेटर में परमानेंट जो मैग्नेट है उनको यूज़ किया जाता है और मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ किया जाता है। कार्बन ब्रशेस एज़ यूजुअल इसमें भी यूज़ होंगे। उसके बाद स्प्लिट रिंग्स या जिसे हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं जी, वो यूज़ किए जाएंगे। और फिर डीसी सोर्स हमें चाहिए होगा जो कि इनपुट इसे जो है वो सप्लाई करेगा। ये डायग्राम में भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक कॉइल है हमारे पास वायर की, परमानेंट मैग्नेट है, उसके बाद कार्बन ब्रशेस हैं, फिर स्प्लिट रिंग यूज़ किए हैं और फिर डीसी सोर्स इनपुट में। अब यहाँ पे हमने इनपुट में इसे इलेक्ट्रिसिटी देनी है और आउटपुट में ये क्या करेगी? रोटेशन करेगी। किस तरह वर्क करेगी जी? ये इसकी वर्किंग भी आप जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं इससे प्रीवियस, तो उसी की बेस पे आज हमने चलना है। तो वर्किंग इसकी क्या थी आपको याद होगा, इससे प्रीवियस जो हमने ब्रांच पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें हमने एक टॉपिक जो है वो पढ़ा था टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। तो वहाँ पे मैंने उसकी आपको एप्लीकेशन बताई थी। तो उसकी एप्लीकेशन मोटर्स में ही है मोस्टली। तो डीसी मोटर की बात करें या एसी मोटर की बात करें, दोनों का जो प्रिंसिपल है वो एक ही है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस की जाती है तो इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता है। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ये हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये डायग्राम इससे प्रीवियस भी आपने देखी है। ये करंट कैरिंग कॉइल हमने क्या किया है जी, ये हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा जी? टॉर्क एक्ट करेगा।
अब टॉर्क ऐड करना है जी, इसमें रोटेशन आना है, ये चीज़ें हमें पता थी। अब सिर्फ एक चीज़ का मसला आएगा इसमें कि जब हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद अगर करंट सेम सेंस में ही रहे इसमें, तो फिर क्या होगा जी, ये मोटर की बात करें या कॉइल की बात करें, ये फिर प्रीवियस पोजीशन पे वापस आ जाएगी। मतलब ये हाफ साइकिल कंप्लीट होगा और हाफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद उसी तरह चक्कर इसका फिर रिवर्स हो जाएगा। इस चीज़ से हमने बचना है क्योंकि हमें चाहिए फुल रोटेशन। उसके लिए हमने वही काम किया जी, हमने यहाँ पे कम्यूटेटर्स यूज़ कर लिए हैं, स्प्लिट रिंग यूज़ कर लिए हैं। स्प्लिट रिंग यहाँ पे क्या काम करेगा कि ये हमें फुल रोटेशन इसलिए देगा कि मोटर जब जो कॉइल है अपना हाफ साइकिल कंप्लीट करेगी, हाफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि एज यूजुअल जो काम डीसी जनरेटर में हुआ था वही काम यहाँ पे होगा कि जो कार्बन ब्रशेस के साथ जो लगे हैं जी स्प्लिट रिंग, ये स्प्लिट रिंग्स अपने कॉन्टैक्ट पॉइंट चेंज कर लेंगे। राइट साइड वाला कम्यूटेटर लेफ़्ट साइड वाले ब्रश के साथ कनेक्ट हो जाएगा और लेफ़्ट साइड वाला कम्यूटेटर राइट साइड वाले कार्बन ब्रश के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इससे करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी और इससे क्या आएगा, हमारे पास फुल रोटेशन आ जाएगी। अब ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जी, ये हमारे पास ये करंट कैरिंग कॉइल है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये ब्लू से कलर में, ये हमारे पास हैं जी कम्यूटेटर्स। ब्लैक कलर में कार्बन जो ब्रशेस हैं वो नज़र आ रहे हैं और एक सेल है जी जो डीसी का सोर्स है। तो ये इसके ऊपर ये जो ग्रीन कलर के आपको एरोज आ रहे हैं नज़र, ये असल में फोर्सेस हैं जो अपोजिट एंड्स पे एक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अभी आप देख भी सकते हैं कि होता क्या है जी, हाफ रोटेशन कंप्लीट करने के बाद इससे वापस आ जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है जी, ये जो कम्यूटेटर हैं ये अपना कॉन्टैक्ट पॉइंट चेंज कर लेते हैं और उसके चेंज करने की वजह से करंट की जो वो डायरेक्शन है उसका फिर जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है और उससे करंट की डायरेक्शन जब उसमें चेंज हो जाएगी तो उससे क्या होगा जी, उससे उस साइड में फिर जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में ही रहेगी। एक और हमारे पास यहाँ पे एक एनिमेशन सी हमें नज़र आ रही है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें आप अब ज़रा वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि एक कम्यूटेटर लाइट ब्लू कलर में है और दूसरा कम्यूटेटर डार्क ब्लू कलर में है। तो जब हाफ रोटेशन कंप्लीट हो रही है, अब देखिए आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो एक टर्मिनल प्लस है, एक माइनस है। प्लस वाले की वजह से अगर करंट टुवर्ड्स द जो है वो स्क्रीन है और माइनस वाले की वजह से करंट आउट ऑफ द स्क्रीन है। जब ये कॉन्टैक्ट पॉइंट चेंज हो, अगर तो ये इसी तरह रहेंगे तो वो साइड जब इधर आएगी तो करंट तो ऑपोजिट होगा, इसकी वजह से इसका चक्कर वापस हो जाना चाहिए। लेकिन होगा क्या, होना ये है कि जब कम्यूटेटर ने अपना कॉन्टैक्ट पॉइंट चेंज कर लेना तो उस साइड में करंट सेम सेंस में ही रहता है, उस वजह से फोर्स भी सेम सेंस में ही रहती है और इसकी वजह से इसकी रोटेशन कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे जो मसला आता है वो स्टेडी आउटपुट हमारे पास चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये कम्यूटेटर जब अपना कॉन्टैक्ट पॉइंट चेंज करेगा तो उस थोड़े से जो है वो टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए, चाहे वो टाइम हमारे पास जो है वो माइक्रो सेकंड्स में हो या नैनो सेकंड में हो, लेकिन उस टाइम के लिए एक हमारे पास जो है वो इनपुट बिल्कुल ही आप कह लें कि एब्सेंट हो जाती है। उस केस में फिर मोटर में जर्क आता है क्योंकि बिल्कुल इनपुट नहीं आ रही और टॉर्क भी ज़ीरो हो जाता है, फिर उसे ज़ीरो से स्टार्ट होना पड़ता है। तो इससे हमने बचना है कि हमारे, अब देखें आप अपने जो घरों में मोटर्स की बात करें तो उसमें तो जर्क कोई नहीं आता, उसमें तो आपको एक स्मूथ एंगुलर जो मोशन है वो नज़र आ रही है। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं कि जो टॉर्क जो हर चक्कर में जाके गायब हो जाता है, जो टॉर्क जो है ये फिर वैनिश हो जाता है, इसकी वजह से जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा कॉइल्स यूज़ करते हैं। ये आपको डायग्राम में भी नज़र आ रही हैं। अब इसमें एक से ज़्यादा कॉइल यूज़ की गई हैं और आउटपुट हमने उस वक्त लेनी है जब ये मैक्सिमम टॉर्क हमें दे रही हो, मतलब उस हर कॉइल से हम उस वक्त आउटपुट लेंगे जब ये, अब देखें इस केस में होगा क्या, इस केस में कोई ना कोई ऐसी कॉइल होगी जिसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 0 डिग्री बन रहा होगा और इस केस में हमें पता है जी क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो हमारे पास फिर फ्लक्चुएशंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और हमारे पास स्टेडी आउटपुट आएगी। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड जो इसे प्रोवाइड की जाती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है और इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम फिर फील्ड कॉइल भी बोलते हैं। मतलब इसमें दो तरह की कॉइल्स होंगी, एक तो वो कॉइल है जिसने रोटेट करना है, उसको हम रोटर बोलते हैं, और बाहर वाली स्टेशनरी कॉइल हैं
जिसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दी, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कह रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेटर। तो स्टेटर और रोटर ये दो टर्म यूज़ की जाती हैं। ये खैर अभी तक के लिए हमारी क्लास में तो ये चीज़ें नहीं आ रही, लेकिन वैसे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए तो जो फील्ड कॉइल्स हैं ये अपनी जगह पे ही रहेंगी। हमारा जो इनपुट सोर्स होगा डीसी, वो फील्ड कॉइल्स को भी देगा करंट, और इनपुट वाली जो हमारी कॉइल है जिसने रोटेशन देनी उसको भी करंट देगा। फील्ड कॉइल अपनी जगह पे रहेंगी, ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगी, और जो इनपुट वाली कॉइल्स हैं, जो हमारी कॉइल है जिन्होंने रोटेशन देनी, वो हमें टॉर्क प्रोड्यूस करके देंगी। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।